नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम में मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक संवैधानिक संस्था है और आज इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे बहुत से सवाल पूछने हैं क्योंकि आपको सरकार ने एक ऐसी जिम्मेदारी दी है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सर, पहले तो मैं आपके आरंभिक जीवन के विषय में जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, किस तरीके से आप जो लोगों के हितों के प्रति जागरूक हुए। तो मैंने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र सेंधवा से 20 किलोमीटर अंदर जो हमारा ट्राइबल पूरा ग्राम है जी, वहाँ पर एक बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ है जी। और 1977 में हमारे पिता श्री राव जी भाई आर्य विधानसभा के सदस्य भी रहे। अच्छा। और उस टाइम पर मैं एक स्टूडेंट था, मतलब और जब मैं 12वीं क्लास जब पढ़ता था तो गांव के लोगों ने मुझे सरपंच बना दिया। अच्छा। वो भी निर्विरोध, एक बार नहीं 3 बार निर्विरोध सरपंच अच्छा। में निर्वाचित हुआ हूँ। और स्टूडेंट लाइफ में मैं लोगों के भी काम करते गया और पढ़ाई भी मैं करते गया, क्योंकि ये मेरी हमारे पिताजी एमएलए होने के कारण राजनीति की पृष्ठभूमि मुझे विरासत में मिली है। और मैं आगे एमकॉम प्रीवियस करने के बाद में मैं कुछ ऐसा लगा कि भाई कि मुझे एक हमारे यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष ये सांसद स्वर्गीय रामचंद्र विठल बड़े साहब करके निमाड़ के गांधी के नाम से जाना जाता था। और उन्होंने उस क्षेत्र के अंदर हमारे जो आदिवासी भाई है, जनजाति जो वर्ग है, उनका एक मुद्दा था कि भाई जल जंगल जमीन के ऊपर आदिवासी को हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई उस टाइम पे मतलब उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और उनके साथ हमारे पिताश्री थे। बाकी इसके बाद में दोनों का देहावसान हो गया। मैं जब एमकॉम प्रवर्ध करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि भाई जब एक ब्राह्मण व्यक्ति जब आदिवासी के इस मुद्दे को लेकर पूरा जीवन उन्होंने इस में झोंक दिया है, मैं तो एक आदिवासी हूँ, आदिवासी का बेटा होने के नाते मैंने एक ऐसा संकल्प लिया है कि भाई मैं कहीं सर्विस नहीं करूँगा, मैं आदिवासी और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए मैं काम करूँगा। ये मेरा संकल्प था और मैंने इसी संकल्प के साथ ग्राम पंचायत में काम किया। अच्छा, तो अपने पिताजी भी आपके प्रेरणा स्रोत रहे, साथ में जिनका आपने जिक्र किया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनसे भी आपको प्रेरणा मिली और एक सामाजिक रुझान, सामाजिक सेवा का रुझान आपका इस तरफ बढ़ा। अगर हम आपके सामाजिक कार्यों के बारे में भी जानना चाहेंगे सर, कि किस तरीके से आपने क्या क्या समाज के लिए कार्य किए उस दौरान और आगे चल के। देखिए, ऐसा है, हमारा मध्य प्रदेश पश्चिम निमाड़ और पूर्वी निमाड़ के इस बीच में मैं रहता हूँ जी, क्योंकि मेरे क्षेत्र के अंदर या मेरे दोनों जिले के अंदर वहाँ पर विकास नाम के कोई चीज़ नहीं थी। न सिंचाई की सुविधा थी, न मतलब गांव में जाने के लिए रोड था, न उस समय में कोई बिजली थी, न कोई स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा थी जी। फिर मैंने ये निर्णय लिया कि भाई ये लोगों को लाभ दिलाने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, उसके बिना हम जन सेवा हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। मुझे 1989 में पार्टी ने मुझे एमएलए का टिकट दिया। अच्छा। उस समय में जीत भी गया और 90, 91, 92 तक मध्य प्रदेश के अंदर में वन विकास निगम में वाइस चेयरमैन रहा और राज्य मंत्री का मुझे
दर्जा जी। प्राप्त हुआ, तब से लगाकर मैं पूरे प्रदेश में सघन मतलब दौरा करते रहा। और इस बीच में एक ही निर्णय लिया कि भाई कि हमारे आदिवासियों की हम मदद करेंगे। इसमें से जो स्वर्गीय रामचंद्र जी विट्ठल बड़े साहब जो थे, उनका संकल्प था कि भाई आदिवासियों को वनाधिकार के पट्टे मिलना चाहिए, वन भूमि के। इस बात को लेकर मैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मध्य प्रदेश के मैं कम से कम 500 आदिवासियों को लेकर दिल्ली आया और एक मतलब का हमने ज्ञापन दिया। और उस ज्ञापन में मैंने यही अनुरोध किया है कि भाई मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की मांग रखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जो देश के अंदर जो हमारे आदिवासी भाई है, विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो वन भूमि के ऊपर काबिज है, 40 साल 50 साल हो गए, इनको वनाधिकार का पट्टा मिलना चाहिए। बिल्कुल। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से मैं अनुरोध दिया। अच्छा। और वहाँ हमारे निमाड़ की जो वेशभूषा थी, कोसे की पगड़ी माननीय अटल जी को हमने बांधी और माननीय अटल जी ने बताया कि भाई हम जरूर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करके इस वन अधिकार और एफआरए के विषय के ऊपर हम काम करेंगे और आने वाले समय में हम आदिवासियों को वनाधिकार के पट्टे देंगे। बिल्कुल। सर, आप 15 सालों तक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, तो इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से, क्योंकि जेल मंत्री भी रहे, आप पर्यावरण मंत्री भी रहे और आपने काफी सराहनीय कार्य किया, उस विषय में हमें थोड़ा जानकारी दें। देखिए 2000 में तो मैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मैं आदिवासी जो मोर्चा है मध्य प्रदेश में, इस मोर्चे का मैं 2000 से 2003 तक प्रदेश अध्यक्ष रहा। अच्छा। उस नाते मैंने पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा, उस समय 41 विधानसभा हुआ करते थे जी, जो मुझे संगठन ने जो जवाबदारी दी थी कि भाई 41 विधानसभा है, 18 ट्राइबल जिले हैं जी, आप पहले जिला सम्मेलन करें आदिवासियों की समस्याओं को लेकर, इसके बाद में आप मतलब हर तहसील प्लेस के ऊपर आदिवासियों को समस्या को लेकर वहाँ पर एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपे। इस प्रकार हमने हेलीकॉप्टर से ट्राइबल के लीडर्स के साथ में जी। हमने फगन सिंह कुलस्ते जी थे, उमा भारती जी थे, मैं स्वयं था, 41 जिले में हेलीकॉप्टर से हमने दौरा किया। अच्छा। और आदिवासियों की समस्याओं को लेकर हम जगह जगह मतलब ज्ञापन हुआ। 2003 में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने फिर से टिकट दे दिया, हम जीते और लगातार 2018 तक। अच्छा। और इस कार्यकाल के अंदर विशेष तौर पे मुझे सबसे एक ही बात ध्यान में आती है कि स्वर्गीय बड़े साहब ने जो संकल्प लिया था आदिवासियों को वनाधिकार के पट्टे में, विट्ठल साहब की बात कर रहे हैं। विट्ठल साहब की बात जी। जब ये ब्राह्मण होकर इतना ये काम कर सकता है, तो मैं तो एक समाज का बेटा हूँ। बिल्कुल। और मैंने कुछ समय के लिए 10-15 ये 5 या 6 महीने तक मैं उस टाइम पे मंत्री नहीं बन पाया था। मैं विधानसभा की जो महत्वपूर्ण कमेटी होती है ST SC OBC कमेटी के मैं अध्यक्ष विधानसभा का रहा। अच्छा। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने यही मेरे को बोला कि अंतर सिंह जी, आप पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जो ट्राइबल के 18-20 जिले हैं उसके अंदर आप वनाधिकार FRA की आप समीक्षा करें, कितने आवेदन आए हैं आदिवासियों के, कितने स्वीकृत हुए, कितने अस्वीकृत हुए, व्यक्तिगत दावे कितने, सामुदायिक दावे की क्या स्थिति है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में सघन मतलब दौरा किया और मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी परिवार को
3 लाख लोगों को वनाधिकार के आज की तारीख में पट्टे मिले। अच्छा, वो मेरा अगला सवाल वही था कि जी। वनाधिकार पट्टों के विषय जी। में, उस विषय में हम और जानकारी दें कि किस तरीके से क्या फायदे लोगों को इससे हुए हैं। देखो, देखिए क्या है, पहले जब वनाधिकार के जो पट्टे नहीं थे उस टाइम पे मतलब वन विभाग के लोग ट्राइबल के लोगों को परेशान करते थे जी फसल बोने नहीं देते थे, खड़ी फसल को वो काट दिया करते थे जी और आदिवासी परेशान हो जाते थे। जी पर अभी जो वनाधिकार का जो 4 हेक्टेयर तक जमीन आदिवासियों को जो मिली है तो उसके ऊपर पूर्ण मतलब अधिकार उनको प्राप्त हो गया। अभी ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो किसान सम्मान निधि है जी जो साल भर में जो निधि मिलती है जी वो वनाधिकार के पट्टे को के अंतर्गत हितग्राहियों को वो पैसा भी वो चालू हो गया। अच्छा। आदिवासी खुश है बिल्कुल। पूरे देश के अंदर। अब मैं जैसे यहाँ कमीशन में आ गया हूँ, कुछ मेरे काम चेंज हो गए हैं। अब मैं राजनीति से हट के थोड़ा मैं संवैधानिक पदों पे मैं आ चुका हूँ। बिल्कुल। अब तो हमारा संबंध महामहिम राष्ट्रपति जी बिल्कुल और विशेषकर प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात होती है। बिल्कुल। जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके लिए अब आप बेहतरी के लिए और आप एक सक्षम पद पे हैं तो और उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं राष्ट्रीय आयोग का आदिवासियों का आयोग का अध्यक्ष बनूं। परंतु मेरा एक ही था भाई कि चुनाव हारे जीते, मेरा संकल्प था आदिवासियों की सेवा करना। बिल्कुल। मैं काम करते गया। बिल्कुल। एक रोज दिल्ली से फोन आया कि भाई आप अंतर सिंह आर्य बोल रहे हैं, तो मैंने बोला कि भाई मैं अंतर सिंह आर्य बोल रहा हूँ। कहाँ पर है? तो मैंने बोला मैं गेहूं की खेती में गेहूं की फसल निकलवा रहा हूँ जी। इस प्रकार 4 या 5 दिन तक कंटिन्यूस यहाँ विभाग से फोन गए। तो मुझे यही अधिकारी ने बोला कि सर हम भी इतने साल कमीशन में हो रहे पर ऐसा जवाब हमें नहीं मिला कि 5 दिन आप खेती में काम करते हुए। और उन्होंने ये बात जरूर बोली थी कि भाई हम आपको बधाई देना चाहते हैं पर 1-2 रोज रुकिए, हम कुछ न कुछ बधाई। में समझा कि और कुछ होगा। मतलब जब लास्ट दिन यहाँ से कमीशन से फोन मेरे पास गया, उन्होंने अधिकारी ने बधाई दी। मैंने बोला भाई किस बात की बधाई? तो उन्होंने बताया आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल। तो मुझे मतलब समझ नहीं पड़ा कि यार ये कैसे हो गया। बिल्कुल सर, इससे हमें तो इससे मुझे ऐसा लगा है कि हम काम करते जाइए, जन सेवा में लगे रहे, हमको क्या मिलेगा ये चीज दिमाग में नहीं लाना चाहिए। काम करने वाले का मूल्यांकन होता है। मैं हमारे केंद्र के सभी माननीय प्रधानमंत्री जी की, महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी बड़ी जवाबदारी ट्राइबल की दी है। बिल्कुल सर, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ भाव से हमें कार्य करते रहना चाहिए और उसका परिणाम मिलता अवश्य है, चाहे देर में मिले या जो भी ऊपर वाले ने हमारे निर्धारित किया है। अब इस दायित्व के आने के बाद में मार्च 2024 में जब 12 और 14 मार्च के बीच में हम तीनों सदस्य जी 3 सदस्य है, एक मैं अध्यक्ष हूँ जी। सदस्य हमारे निरुपम बिचकमा, वो मिजोरम के जी सदस्य है। वो 3-4 बार एमएलए रहे, 10 साल मिनिस्टर रहे हैं। झारखंड से डॉक्टर आशा लखड़ा है और तेलंगाना से जोटातु हुसैन यानी कि वो बंजारा समाज का है। जी जी। तो इस प्रकार से हम एक ही बात हमने बोला था कि भाई जब हमारा काम शुरू किया, सदस्यों को मैंने बोला कि भाई मेरी ऐसी आदत है काम करने की, न तो मैं दिन में कभी सोता हूँ, तो अब मैं आप लोगों को निर्देशित भी कर रहा हूँ, न मैं बैठूंगा न मैं तुम्हें भी नहीं बैठने दूंगा। ये मेरे काम करने का तरीका है। और साल भर हो गए हैं
तीनों सदस्य जितनी मेहनत मैं करता हूँ जी, वो बराबर मतलब उतनी मेहनत सहयोग कर पूरा रहे हैं, आपको मिलता है। क्योंकि इस देश के अंदर 11 करोड़ से अधिक आदिवासी जी। लोग रहते हैं। बिल्कुल। इनका जो काम है आदिवासियों की सुरक्षा संरक्षण, बिल्कुल। इनकी रक्षा की जवाबदारी आयोग के पास है। कौन से देश, कौन से दिशा के अंदर, कौन से राज्य और कौन से केंद्र प्रदेश में कहीं आदिवासियों के ऊपर अन्याय तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल। और सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है उसकी हम मतलब समीक्षा करते हैं। पहले तो हम 8-10 जिलों के अंदर ये समीक्षा करते हैं, इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट की भी हम समीक्षा करते हैं। इसके बाद में हमारा लास्ट में मीडिया से संवाद होता है जी, क्योंकि मेरे 15 साल के कार्यकाल में जब भी मेरे बंगले पे अगर मीडिया के भाई आते हैं, हम 5 मिनट में उनसे चर्चा करके उनको, क्योंकि उनका भी बिजी शेड्यूल रहता है, जी, तो मीडिया के मामले में तो मैं सबसे आगे आके मैं उनसे बात करता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी आयोग हो, इनके हमारी बातों को नीचे तक पहुंचाने वाले आप लोग हैं। बिल्कुल। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है। जी, और हमने जो काम किया है तो हम पुराने पैटर्न में पे वापिस आ रहा हूँ कि देश के अंदर जो FRA कानून है 2005 के पहले जो आदिवासी जमीन के अंदर खेती कर रहा है उनको पट्टा, वन भूमि का पट्टा दिलाना, ये हमारा कमीशन का मूल मंत्र। जी, पहले मैं मध्य प्रदेश में काम किया हूँ, क्योंकि बहुत से राज्यों के अंदर आज भी आदिवासियों के जो वनाधिकार के जो पट्टे हैं अभी देना बाकी। पूरे देश के अंदर 15 लाख से ऊपर मतलब वनाधिकार के पट्टे हैं। जी, अभी हमने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, विभिन्न प्रदेशों का हम दौरे कर रहे हैं। वह हर जिले और स्टेट में वनाधिकार की समीक्षा करते हैं। और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में हमने काफ़ी दौरा किया, वहाँ पे बहुत से लोगों के वनाधिकार के पट्टे नहीं मिले थे। वहाँ पर युद्ध स्तर पर ये पट्टे बनाए जा रहे हैं। 2-3 जिले के अंदर पूरा हमारा कमीशन जाएगा और वनाधिकार के हम वहाँ पे पट्टे दिलाएंगे, आदिवासी को न्याय दिलाएंगे। और इस 1 साल के कार्यकाल में जो पूरे देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हम जो घूमे हैं, घूमने के बाद में कुछ विशेष मुद्दे पे को चिन्हित हमने किया है। जी, वो है आज के समय में हमारा जो यूथ है, युवक है, युवतियां हैं 15 से 20 साल 25 साल की जो कॉलेज में पढ़ते हैं। जी, हमने उन लोगों को इसलिए चिन्हित किया है कि आज के समय में, क्योंकि आने वाले समय में देश का भविष्य वही है और ट्राइबल भाइयों का भी भविष्य हमारे बच्चे हैं। इसको ऐसा किया कि भाई कि हमने पूरे साल भर जितनी भी देश के अंदर जिस भी कोने में, जिस राज्य में हमारा दौरा होता है, चाहे मेरा दौरा होता है, सबसे पहले वहाँ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था, आपको मालूम है जी, कि एक पेड़ माँ के नाम से आप रोपण करें। पहले हमारा वो कार्यक्रम होता है जी। फिर बाद में हमारा जो देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी सिकल सेल की जो चिंता की समस्या काफी बजट में काफी व्यवस्थाएं मतलब की है। जिस भी जगहों पे जिले या स्टेट के अंदर जब जाते हैं हम वहां पर सिकल सेल का एक शिविर लगवाते हैं। हर शिविर में 400-500 लोगों का वो जांच होती है जी। और उस शिविर को चाहे मैं जाऊं तो भी लगाते हैं, हमारे सदस्य जाते हैं वो भी शिविर लगाते हैं। तीसरी बात है कि भाई हम जिस भी जिले में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हम जा रहे हैं वहाँ हमने युवा संवाद की शुरुआत की है जी। इसलिए कि भाई मुझे ऐसा लगा घूमने के बाद में
हमारा जो यूथ है, जनजाति के जो बालक बालिकाएं हैं, थोड़ा सा हमारा जो समाज के 2-3 जो मुद्दे हैं, एक तो क्या है, पढ़ने वाला बच्चा परिवार से पढ़ाई के कारण थोड़ा कट गया। बिल्कुल। दूसरा, हमारे जो समाज की जो सामाजिक रीति रिवाज ये होता है, उसके बीच में हमारे बच्चे उसके बीच में नहीं रह पाते, इसलिए वो कोई भी चीज की जानकारी प्राप्त नहीं होती जी। तीसरा क्या है कि भाई हम आदिवासी जो है, हम प्रकृति के पूजक हैं। बिल्कुल। हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम पानी की जल की पूजा करते हैं, हम पत्थर की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा, हमारे देवी देवता ही वो है मतलब। बिल्कुल। तो पढ़ने वाले बच्चों को ये संस्कार मतलब थोड़ा वापस याद दिलाने के लिए जी हम ये युवा संवाद करते हैं। जहाँ भी हमने युवा संवाद अगर जो किया है, इसको बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चे भी चाहते हैं कि बोले कि दादा ने ये जो युवा का जो कार्यक्रम लिया है वो स्वागत योग्य है। तो मैंने इस बीच में कमीशन ने ये निर्णय लिया है कि भाई युवा संवाद आज के ज़माने में, क्योंकि ये कमीशन का एक बहुत बड़ा अभिनव कार्यक्रम हमने इसकी शुरुआत की है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा करी, पत्र व्यवहार भी किया। मैंने माननीय से अनुरोध किया था कि भाई 1 साल भर हो गया हमारा कमीशन का, हम जितने भी जो घूमे हैं इसके बाद में कुछ चीज हमने चिन्हित की है। हमारा ट्राइबल का युवा भी चाहता है और कमीशन तो विशेष तौर चाहता है कि हम पूरे देश में युवा संवाद कर रहे। पर एक बार दिल्ली के अंदर एक प्रधानमंत्री के साथ आदिवासी बच्चों का युवा संवाद हम कराना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से विभाग से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई कि दिल्ली के बजाय जो बड़ा स्टेट जो ट्राइबल का है आप वहाँ चिन्हित करें। तो हम रोज एक मिनिस्ट्री से चर्चा करी, जुअल उमराव जो हमारा ट्राइबल मिनिस्टर है। तो हमने ये डिसाइड किया कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अंदर वहाँ पर हम युवा संवाद कराना चाहते, जो देश आजाद होने के बाद में भी इस प्रकार का मतलब आयोजन नहीं हुआ होगा। एक ट्राइबल आदिवासी बच्चे को ये लगेगा कि नहीं यार हम प्रधानमंत्री से बात, भले 5 लोग बात करेंगे पर लाखों लोगों में इसका संदेश जाएगा। और बच्चों से, क्योंकि यहाँ दिल्ली में भी जो बच्चे पढ़ते हैं 8 से 10 हजार बच्चे पढ़ते हैं, इनका प्रतिनिधि मंडल भी आयोग से मिलता है। उनकी भी जो जायज जो मांगे हैं वो हमारे पास आती है। तो हम सोचते हैं कि मतलब, और हम जितने भी जगह जाते हैं इस विषय को हम पूरा फोकस कर रहे हैं। जहाँ तक भाई कि माननीय प्रधानमंत्री ने 1 पेड़ माँ के नाम से लगाने का, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर में एक कार्यक्रम वहाँ पे किया था कि जंगल को बचाने के लिए आपने क्या प्रयोग किया पर्यावरण को लेकर, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ये हुआ था एक डेमो हमने मेरी विधानसभा के अंदर किया था, जंगल में किया था। जैसा कि भाई ये मेरा रुमाल है, अब मैं आप समझ लो, मैं शर्म नहीं करूंगा, जो हकीकत बताऊंगा कि भाई जैसे मेरे यहाँ पे बाल नहीं है सर पे, आपके सर पे बाल हैं जी। एक रुमाल आपके पास रहेगा, एक रुमाल मेरे पास रहेगा। एक लोटा पानी आपने आपके सिर पे डाले, वो मैं डालूंगा, आप रुमाल से पोंछेंगे, निचोड़ेंगे तो उसमें से पानी निकलेगा जी। मेरे वाले रुमाल में निचोड़ेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। इससे ये होता है कि जमीन को बचाने के लिए हमें वृक्षारोपण की जरूरत है। बिल्कुल, निसंदेह। तो इस निसंदेह इस अभिनव प्रयोग को देश के अंदर तो मीडिया में छाया पूरे विश्व के अंदर ये एक प्रमुख समाचार बना था। ये कहा कि जंगल यदि बचेगा उसका पत्ता गिरेगा, ये तो जमीन के कटाव को रोकेगा। और आज के समय में और ठीक बाद में
हमने इसका प्रयोग मुख्यमंत्री के निवास में भी सभी एमएलए को करके बताया जी। इसके बाद में न जाने कैसे मुख्यमंत्री ने पर्यावरण विभाग की मुझे जवाबदारी दी और 5 साल तक मैंने काम किया है। आने वाले समय में पर्यावरण बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी को माननीय प्रधानमंत्री की चिंता है। विश्व में जहीं पे भी जा रहे हैं, आज जो पर्यावरण के ऊपर मौसम जो जिस ढंग से परिवर्तन हो रहा है, इसको बचाना हम सब का कर्तव्य है। सर, वो पर्यावरण को लेकर आपने काफी काम किया, आप जेल मंत्री भी रहे, और उस दौरान क्या सुधार कार्य आप... देखिए, ऐसा है कि मैं मध्य प्रदेश में 15 साल रहा हूँ और हर टर्म में मुझे 4 या 5 विभाग के काम की जवाबदारी मिली। तो मैं शुरू में तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी को बोला, यार भाई ये जेल का जवाबदारी तो कम से कम दूसरे को दे। बोले मैं जेल की जवाबदारी आपको ही दूंगा। तो करीब 12 या 13 साल तक जेल विभाग के अंदर, क्योंकि जेल के अंदर भी जितने भी जो बंदी निरुद्ध रहते हैं, हर कोई गुनाही करके अंदर आता ऐसा नहीं। जो मेरा जो अनुभव रहा 10-15 साल का, कई एक बंदी कोई घटना जो घटती है, कोई तो आकस्मिक घटना घट जाती। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीब लोगों को फंसा भी देते हैं। बिल्कुल। और कुछ परिस्थिति के कारण मतलब ये होता है जी। तो हमने जेल विभाग के अंदर पूरी सेंट्रल जेल, जिला जेल, उप जेल जब घूमने मुझे ऐसा लगा, और मैंने पहली बार जब इंदौर सेंट्रल जेल की मैंने समीक्षा निरीक्षण किया था, वहाँ जेल के अंदर जो हमारे आदिवासी है, जो हमारे निमाड़ में बहुत बड़ा ढोल आता उसको बजाते हैं, तो वो ढोल बजा रहे थे। तो मेरा मन हो गया, मैं गले में ढोल डाल के मैं भी बजाना चालू कर दिया। तो पूरे बंदी वहाँ पर नाचने लगे। फिर उनसे मैंने संवाद किया। मैंने बोला कि भाई कि इस जेल के अंदर कितने ट्राइबल के हमारे बंदी है, तो कम से कम 3000 में से कम 2000 आदिवासी थे। मैंने बोला कि भाई मैं हिंदी में बोलूँ कि हमारी अपने आदिवासी में बोलूँ। बंदी बोले नहीं दादा, आपको आदिवासी में बोलना है। तो फिर मैंने उनको समझाइश दी कि भाई ये आखिर हमारे आदिवासी भाई ही यहाँ ज़्यादा क्यों है जी। जितने जो ट्राइबल इलाके में बहुत से लोग आए। फिर हमने वहाँ पर एक ऐसी योजना, जन पुरोहित योजना, जो गायत्री परिवार जो मंत्र बोल के जो जी। एक पुजारी तैयार करते हैं जी। इस प्रकार का कार्यक्रम हम जेल के अंदर किया। और वो वहाँ पर जितने भी जो जिस धर्म के हैं उनको अलग अलग हिसाब से उनको हम प्रशिक्षण देते थे। वहाँ पर आप मध्य प्रदेश के होकर आपको मालूम है कि जेल विभाग के अंदर हमने जन पुरोहित योजना प्रारंभ की, क्योंकि इस योजना से धार्मिक वातावरण से जेल के बंदियों का धार्मिक मानस भी बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। निसंदेह। और मैं हर बड़ी बड़ी सेंट्रल जेल के अंदर मैं वहाँ पर कैदियों से भी संवाद किया। मुझे कई जेल अधीक्षक ने बोला, सर बोले ये काम आप मत करिए, ये कभी भी मतलब कहीं घटना हो जाए, बोले कि रिस्क का काम है। मैंने कहा यार देखो, हम वो भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य। सर, आपका जो अप्रोच है वो बिल्कुल एक मानवीय अप्रोच है। और हमारे प्रोग्राम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। हम फिर से आपसे आगे भी वार्तालाप करेंगे। आपका आने के लिए बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने यहाँ बुलाया, हमें सम्मान दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपको जनहित से जुड़े विषयों के बारे में सही जानकारी प्रदान करें। इसी क्रम में हमने आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अपने अतिथि का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे विदा लेते हैं। अब मेरी पूरी टीम और मुझे यानी आदित्य कुमार को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।